आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता अभी भी कह रहे हैं कि असंभव है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश की भलाई इसी में है। आपको बता दें कि इसी को लेकर के राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे और आखिरकार क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है। और ये भी खबर मिल रही है कि शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लाएगी और इसको पास भी करवाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा किया। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इसको लेकर बिल पेश करेगी। कैबिनेट फैसले के बाद बीजेपी इसके फायदे गिनाने में जुट गए। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। वही सरकार के इस फैसले के बाद सियासी घमासान मचा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने इसे मोदी सरकार का जुमला करार दिया। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुगा। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा से कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न पड़े। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों की पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। मोदी सरकार इन्हीं बातों का हवाला देकर वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चल रही है, लेकिन विपक्ष को इससे अपने अस्तित्व पर खतरे का डर सता रहा है और इसीलिए विरोध के स्वर मुखर हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है और इसको लेकर अब रुकने थमने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, खबर बागपत से मिल रही है। यहाँ पर एक दिव्यांग के साथ हैवानियत हुई। पहले तो उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उसको पिटबुल से कटवाया गया। देखिए आप रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह एक दिव्यांग से विवाद होने के बाद पड़ोसियों ने पहले उसे अपने घर पर बुलाया, उसके साथ मारपीट की और फिर उसके ऊपर खूंखार पिटबुल कुत्ते को छोड़ दिया। मामला मुंडाला मोहल्ले का है, जहां कई लोगों ने मिलकर गणपति का पंडाल लगाया था। रात में भजन कीर्तन कर रहे लोगों के साथ पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों का विवाद हो गया। रात में तो मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन दिन में दोनों युवकों ने पंडाल में रहने वाले करतार के दिव्यांग बेटे अनिल को पहले घर बुलाया, फिर कमरे में बंद कर उसके साथ पहले मारपीट की और फिर उसे अपने पिटबुल कुत्ते से भी कटवाया। किसी तरह अनिल को आसपास के लोगों ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सतीश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अनिल की हालत खराब है, उसे देखते हुए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। और चलिए अब अगली खबर आपको नाइजीरिया से बताते हैं, जहां पर बाढ़ आने के बाद 30 लोगों की मौत हो जाती है और लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित बताए जा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर पूर्व नाइजीरिया में भीषण बाढ़ की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में एक प्रमुख बांध के टूटने से भीषण बाढ़ के हालात बन गए।
जिसकी वजह से निवासियों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। यही बांध 30 साल पहले भी टूटा था। दरअसल मूसलाधार बारिश के बाद बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भर गया। नाइजीरिया में 2 साल पहले भी भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी का करीब 15% हिस्सा जलमग्न है। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन की माने तो अभी बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ विस्थापितों की संख्या बढ़कर 20 लाख तक पहुंच सकती है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत बचाव कैंप भी खोले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा। जी हां, आपको बता दें, भारत की तरफ से जो नदी का पानी पहुंचाया जा रहा था, पाकिस्तान की प्यास बुझाने का काम लगातार हो रहा था सिंधु नदी के माध्यम से, अब वहीं उस पानी को रोकेगा भारत। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम देने के साथ साथ 30 अगस्त की वो तारीख थी जब नोटिस भी भारत ने पाकिस्तान को भेजा है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, भारत ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद पालोगे तो पानी नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको सिंधु नदी के बारे में बताते हैं और फिर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये जानकारी आपको दे दें, 30 अगस्त की वो तारीख है जब भारत ने नोटिस भेजा है। इस अल्टीमेटम में सीधे तौर पर यह है कि सिंधु नदी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर अब भारत जो है विचार करेगा। और देखिए, भारत बंद करेगा पाक का पानी। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको और ज्यादा विस्तार में देते हैं। 3000 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और आपको बता दें कि मानसरोवर झील के पास से ही इसका उद्गम होता है। नदी का 80% पानी पाक को मिलता है, पाक इस्तेमाल करता है और 20% ही भारत के पास होता है। भारत केवल 20% पानी ही उपयोग करता है। नदी पाक के 18 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है और भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पानी में पाक की अगर बात करें तो पाक में 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इसी पानी से होती है। नदी में बांधों से पाक को बिजली मिलती है और आपको बता दें कि सिंधु नदी को पाकिस्तान में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत पाक का पानी बंद करेगा। पीओके से लेकर के इस्लामाबाद तक इसका इस्तेमाल किया जाता है और आपको बता दें कि कई गांवों में बिजली भी इसी की वजह से पहुंचती है। भारत ने सिंधु नदी समझौते को लेकर के अब एक नोटिस दिया है। अगस्त में नोटिस दिया गया था भारत की तरफ से। आपको बता दें कि 30 अगस्त को भारत ने पाक को नोटिस भेजा था और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने कहा था कि आज के हालात को देखते हुए संधि बनाए रखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं और सिंधु जल समझौते में बदलाव की जरूरत है। ये भी इसमें भारत की तरफ से कहा गया और समझौते के पास से आपको बता दें कि एक तरफ संधि चली आ रही है, लेकिन अब भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि जो आज के हालात हैं जो पैदा हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान हरकत करता है उसके बाद से इसको दोबारा से बनाए रखना अभी फिलहाल इम्पॉसिबल है। और आपको बता दें कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर के अब इसको बदलने की जरूरत भी है। हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करना है, ये समझौते में कहा गया है। और आपको बता दें, नोटिस में कहा गया, जो नोटिस 30 अगस्त को भारत की तरफ से पाकिस्तान को भेजा गया। और आपको बता दें कि सीमा पार से लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां की जा रही है इसका जिक्र भी इस नोटिस में किया गया। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकता, ये भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। भारत के नोटिस पर पाक ने अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है। आपको पूरा मामला हमने बताया, इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। आतंकपरस्त पाकिस्तान जिसके खून में धोखा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ आतंक की भाषा जानता है। पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबों के लिए सरहद पर बार बार सेंधमारी करता है, लेकिन सरहद पर भारत के वीर जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। और अब वक्त है कूटनीतिक रास्ते से भी पाकिस्तान को जवाब देने का। इसी के तहत भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाक को ये नोटिस जारी कर दिया और बता दिया कि अब बहुत हुआ, पानी भी लोगे और आतंक भी फैलाओगे तो अब नए भारत में इसकी कोई जगह नहीं है।
इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके तहत अभी तक कभी लड़ाई के दौरान भी पानी को बंद नहीं किया। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हम इसका रिव्यू ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान इसी तरीके से आतंकवाद का सहारा लेता रहा तो पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खुद डूब जाएगा। मतलब साफ है, अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए 64 साल पुराने सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग कर दी है। भारत की तरफ से 30 अगस्त को पड़ोसी मुल्क को एक नोटिस दे दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को ये नोटिस जारी किया। सिंधु जल संधि की समीक्षा को लेकर ये नोटिस दिया गया। 30 अगस्त 2024 को भेजा गया है ये औपचारिक नोटिस। संधि का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है, नोटिस में कहा गया कि 1960 से अब तक की परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। हमें संधि में बदलाव पर विचार करना चाहिए। आतंक और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं और भारत ने सीमा पार आतंकवाद को इसका बड़ा कारण बताया। पाकिस्तान भारत की उदारता का लाभ लगातार उठाता रहा है। भारत के पानी का पाकिस्तान बरसों से फायदा उठा रहा है, लेकिन एक हाथ आतंक एक हाथ पानी नहीं चलेगा। भारत ने समीक्षा के पीछे सीमा पार से जारी आतंकी गतिविधियों को बड़ा कारण बताया। भारत की उदारता का पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ गलत फायदा उठाया, लेकिन अब वक्त आ चुका है आतंक परस्त पाकिस्तान को आईना दिखाने का। वो दिन दूर नहीं जब आटे दाल के लिए जूझता पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि हुई थी। आपको बता दें, संधि को लेकर विश्व बैंक ने पूरा मीडिएटर का रोल अदा किया था। इस संधि के दौरान कराची में 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे और वहीं संधि के तहत रावी, सतलुज, ब्यास के पानी पर भारत का अधिकार है, इस तरह का वहां पर जिक्र भी हुआ था। सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण बना रहेगा, ये भी संधि में मेंशन किया गया है। अब भारत सरकार ने समझौते में संशोधन की मांग की है। संधि के नियमों के अनुसार समय समय पर बदलाव किया जा सकता है। इसी के तहत भारत ने 30 अगस्त की तारीख पर सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। अब की बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा में औरंगजेब की आत्मा आ गई है। देखिए आप रिपोर्ट। नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं।